काफी सारी चीजें हुई है कल से आज तक। कल का पहले एफआईआई डीआई का डेटा अगर हम देख लेते हैं तो कल के डेट में एफआईआई ने सेलिंग किया है 4300 करोड़ का एंड डीआईआई ने बाइंग किया है 7600 करोड़ का। इसी के साथ डीआईआई का जो नेट बाइंग एक तरीके से आप मान सकते हो मार्च के महीने में वो हो जाता है ऑलमोस्ट 37,500 करोड़ का। बहुत बढ़िया। और एफआईआई चलो शुक्र है नेट बायर रहे हैं सितंबर के बाद सीधा मार्च के अंदर में 2000 करोड़ की नेट बाइंग बस हुई है, जो कि उससे पहले ट्रेडिंग सेशन तक 6000 करोड़ से ऊपर थी। अगर सेलिंग नहीं करते तो नेट बायर अच्छे खासे रहते। और अगर मान लो जैसे 4300 करोड़ की सेलिंग है, अगर ये 2000 करोड़ की और सेलिंग कर देते तो मार्च के महीने में भी जो एफआईआई है वो नेट सेलर हो जाते। लेकिन देखो ये जो अभी मार्केट 20% आप मान लो अगर डाउन है तो ये 20% के करेक्शन पे डीआईआई बाई कर रहे हैं। ठीक है, एफआईआई को हायर लेवल से बाई करना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि मार्केट स्टेबल है, डीआईआई खरीद रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मार्केट ऊपर था तो डीआईआई खरीद रहे थे, नीचे है तो बेच रहे हैं। नहीं, डीआईआई मार्च के महीने में भी या फरवरी के महीने में भी जब मार्केट नीचे था तो डीआईआई नेट बायर थे, एनएफआई फरवरी में नेट सेलर थे और मार्च के महीने में भी 2000 करोड़ की बस नेट बाइंग की है। नहीं तो एफआईआई ने बेचा है मार्च में भी। ठीक है, तो ये चीज समझो। लेकिन फिर भी जो एक्सट्रीम सेलिंग कर रहे थे, कहा 1 लाख करोड़ एक महीने में सेलिंग किया था अक्टूबर नवंबर के महीने में। अक्टूबर में ज्यादा गया था, फिर नवंबर में थोड़ा कम हुआ था, फिर दिसंबर में बढ़ा था। वहां से अब कम से कम नेट सेलर से नेट बायर बने हैं एफआईआई। ये अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी, हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। नेक्स्ट जो ट्रंप टैरिफ का जो एक डर है, डर का माहौल वो पूरी दुनिया के अंदर अभी भी बना हुआ है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर यूरोपियन मार्केट्स, यूएस की मार्केट, एशियन मार्केट सब धाराशायी हुई पड़ी है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारा मार्केट तो 0.4% मेन इंडेक्स गिरा है। लेकिन अगर आप यूएस के तीनों मेन इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे डाउ जोन्स 1.7% गिरा है एक ट्रेडिंग सेशन में, S&P 500 ऑलमोस्ट 2% गिरा है एंड नैस्डैक 100 ऑलमोस्ट 3% गिरा है एक ट्रेडिंग सेशन में। इतना बड़ा ट्रंप टैरिफ का डर दूसरे देश छोड़ो यूएस के ऊपर पड़ा हुआ है। मतलब दूसरे देशों से ज्यादा यूएस का खुद का स्टॉक मार्केट गिर रहा है इनके खुद के बयानबाजी और उल्टे सीधे टैरिफ लगाने के कारण। अब 2 अप्रैल को और भी हो सकता है 4 जून जैसा हाल ना हो जाए, 2 अप्रैल को मतलब एक बार फटाक से 4-5% गिरे मार्केट ग्लोबली। इसके बाद अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं तो एफटीएसई बस 0.08% मतलब लगभग फ्लैट मान सकते हो, नहीं तो सीएसई भी 1% गिरा है एंड डैक्स भी 1% लगभग गिरा है। इसके अलावा एशियन मार्केट्स की बात करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी तो हमारा भी 0.63% डाउन शो कर रहा है। इसके अलावा निक्केई, स्ट्रेट टाइम्स, हैंग सेंग, ताइवान, कॉस्पी, सेट कंपोजिट सब 1-1, 2-2%। कॉस्पी साउथ कोरिया 2% गिरा हुआ है, ताइवान 0.25% गिरा हुआ है, हैंगसेंग 0.65%, जापान भी लगभग 0.2% गिरा हुआ है। तो सब 1%, 1.5%, 2% धड़ल्ले से लेके एशिया, यूरोप, यूएस सब गिरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है ये कई सारी इंडस्ट्रीज को बहुत अफेक्ट कर सकती है। जैसे 25% टैरिफ लगाया, ऑटो इंडस्ट्री को पूरा गड़बड़ करके छोड़ दिया। तो ऐसे ही अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है, जिस कारण से एक बार जब थोड़ा बादल क्लियर होगा, वैसे बादल 2 अप्रैल के बाद भी क्लियर होगा या नहीं होगा ये तो अलग चीज है, लेकिन कम से कम एक 2 अप्रैल को उन्होंने लिबरेशन डे बोलकर एक माइलस्टोन की तरह रखा है कि चलो 2 अप्रैल को कुछ बादल क्लियर होगा कि कहां पे क्या टैरिफ लगता है। तो हो सकता है मार्केट इसके लिए भी थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर रही है गिर गिर के। वैसे 2 अप्रैल को देखा जाएगा कितना बड़ा असर होता है। पहले ही मार्केट इतना ज्यादा न गिर जाए कि 2 अप्रैल को कुछ असर ही ना हो, क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगभग डेली ग्लोबली सारी इंडेक्सेस गिर रही है, सारी। मतलब कम से कम हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो जब बाकी चल रहे थे तो हमारा गिर रहा था, बाकी जब गिर रहे हैं तो हमारा कम से कम स्टेबल है। इसके बाद हमारे पास क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो 1% की क्रूड ऑयल में गिरावट हुई है, लेकिन गोल्ड गिरने का नाम नहीं ले रहा, गोल्ड लगातार चढ़ते ही जा रहा है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स के अंदर भी गिरावट हुई है, यूएसडी आईएनआर के अंदर भी गिरावट हुई है। इसके अलावा जो यील्ड है यूएस का 10 ईयर यील्ड, अब सोचो यूएस का स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है और यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी गिर रहा है,
2.98 लगभग 3% से बॉन्ड यील्ड गिर गया यूएस का। तो मतलब अजीब सिचुएशन बना हुआ है, अजीब सिचुएशन बनाकर ट्रंप ने छोड़ दिया यहाँ पे। देन अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये तो सारी अपडेट्स थी। अब मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को बोला था पूछने का, वैसे आपका भी अगर पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या इकोनॉमी रिलेटेड, स्टॉक मार्केट कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछना, बस ये मत पूछना कि ये स्टॉक में क्या होगा, क्योंकि वो फिर रूल रेगुलेशन के खिलाफ हो जाता है। बाकी ऐसे नॉर्मल एजुकेशनल क्वेश्चन या कोई दिक्कत है वो सब चीजें आप पूछो नीचे कमेंट में। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है, इनका नाम है रमन। प्रशांत जैन जी सेड इन हिज स्पीच दैट ड्यू टू लो बेस ऑफ कोविड वी हैड सच गुड रिटर्न्स। तो कोविड का लो बेस था, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, लो से हाई पे आएगा तो अच्छे रिटर्न्स बनेंगे ही। इनका कहना है कि आगे चल के 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं और 4 से 5% इन्फ्लेशन रख सकते हैं। सो एक्सपेक्ट ए रिटर्न 12% बैक। देखो निफ्टी से जो 12% की एक्सपेक्टेशन हमेशा से कोई भी अगर बात करता है ना, वो इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात ही करता है। 6% का ग्रोथ और 6% की इन्फ्लेशन, ठीक है, 6% मिला के 12% ग्रोथ की बात ही हमेशा होती है। His statement cannot be neglected. How much return can we expect in real terms in mid small in next 15 years? देखिए अगर आप खुद बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप 12% निफ्टी 50 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो कम से कम मिनिमम इससे 2-4% तो ऊपर का एक्सपेक्टेशन आप रखोगे मिड स्मॉल से। तो मिड स्मॉल के पोर्टफोलियो में अगर निफ्टी 50 के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और वहां पे 12% का रिटर्न बन रहा है ना, तो अगर प्रॉपर सिर्फ मिड स्मॉल का पोर्टफोलियो है अगर, तो कम से कम 16% का रिटर्न तो बुरे हाल में भी लॉन्ग टर्म 10-15 ईयर्स में मिड स्मॉल से बनना चाहिए। बशर्ते जो ग्रोथ है वो वैसी चलती रहे, और ग्रोथ वैसी चलती रहेगी तभी तो निफ्टी में भी रिटर्न बन पाएगा। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो ऐसा नहीं कि लार्ज कैप के अंदर आपका रिटर्न बन जाएगा और स्मॉल कैप के अंदर नहीं बनेगा। ग्रोथ नहीं होगी तो आपका ना लार्ज कैप के अंदर रिटर्न बनेगा, ना मिड कैप के अंदर बनेगा, ना स्मॉल कैप के अंदर बनेगा। अगर ग्रोथ होगी तभी लार्ज कैप के अंदर भी बनेगा, मिड कैप के अंदर भी, स्मॉल कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर थोड़ा कम, मिड स्मॉल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा। तो यही चीज है और यही एक्सपेक्टेशन रखना ही है। अगर लार्ज मिड स्मॉल तीनों का अगर मिक्सचर बना के पोर्टफोलियो में रखा है, तो भाई जितना लार्ज मिड स्मॉल में जो एक्सपोजर होगा उसके अकॉर्डिंग 12 से 15% आप देख सकते हो। सिर्फ लार्ज है तो 12%, सिर्फ मिड स्मॉल है तो 16, 17, 18 तक भी जा सकता है। तो यही टाइप का एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट मैं तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैं हमेशा बातें भी इसी एक्सपेक्टेशन की करता हूं। 10% मतलब 20% या 25% किसी टाइम पीरियड में 10 ईयर में मिल जाता है तो उसको बोनस की तरह लेना है। और हर म्यूचुअल फंड उतना रिटर्न नहीं दे सकता है, इंडेक्स तो बिल्कुल नहीं, क्लियर है, कोई ना कोई एक्टिव फंड ही दे पाता है। तो वैसे में उसको बोनस की तरह लेना है। क्लियर है, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। लंबा वीकेंड है, आराम से सवाल जवाब किया जाएगा।